खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जम्मू में सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वीं यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। पिछले 5 महीनों में अमित शाह का जम्मू का ये दूसरा दौरा है। इससे कबल वो जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर आए थे। आपको बता दें कि इस वक्त अमित शाह जम्मू के दौरे पर है और आज उनका दूसरा दिन है। सीआरपीएफ के साथ यौम तासीस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, साथ में सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों में अमित शाह का ये जम्मू का दूसरा दौरा है। इससे कबल वो जम्मू कश्मीर के 5 रोज़ा दौरे पर आए थे और आज यौम तासीस के मौके पर वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू में सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जम्मू से कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, आज वजीर दाखिला अमित शाह का दूसरा दिन है। और इस समय हम जम्मू के स्टेडियम में हैं और आपने तस्वीरों में देखा होगा, साथ ही इस समय अमित शाह जो है वो मंच पे हैं और कुछ देर बाद वो बोलेंगे भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अच्छा मैसेज भी देंगे। 2 दिन का ये जो विजिट है इनका, इस विजिट में उन्होंने सबसे पहले जब वो कल शाम को जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू पहुंचते ही उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है राजभवन में और उसके तुरंत बाद जो मीटिंग थी उसमें डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह मौजूद थे, ऑफिसर्स मौजूद थे। और आपको बता दें इंडिया की इस समय जम्मू कश्मीर के हालात चूंकि बहुत सालों से तो खराब ही है, लेकिन खास इन दिनों बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं कश्मीर में, सरपंच, उनको मारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जम्मू में 2 दिन का जो इनका जो टूर है अमित शाह जी का, इस टूर के दौरान उन्होंने जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है और आज जो ये इस परेड के बाद जो पहली बार सीआरपीएफ की ये जो परेड है ये जम्मू में हो रही है, इस परेड के बाद वो यहाँ से हरी निवास जाएंगे जहाँ पर उनका लंच होगा और उसके बाद अमित शाह जी जाएंगे महानपुर कठुआ में, सीआरपीएफ के जवानों को मिलेंगे। उसके बाद शाम को 8 बजे इनकी दिल्ली वापसी है। लेकिन ये जो बहरहाल ये जो इनके 2 दिन का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अहम है और बहुत सारे अहम फैसले मुझे लगता है होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन जल्दी ही होने वाले हैं, असेंबली के चुनाव जो है वो जल्दी होंगे, तो कुछ उसकी तैयारियां भी हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि मेन तो ये यहाँ पर आज सीआरपीएफ की जो 83rd जो परेड जो कि जम्मू कश्मीर में जम्मू में पहली बार हुई है, तो उस परेड को लेके ये जो मुख्य अतिथि मतलब चीफ के तौर पर ये जम्मू में पहुंचे हैं, तो उसके साथ साथ इनका ये जो इनकी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी, आए दिन जम्मू में कुछ ना कुछ होता रहता है और जिस तरह से कश्मीर की मैंने बात पहले कही, इंचा की कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के लीडर्स को, तो सिक्योरिटी की किस तरह की सिचुएशन है, क्या दिक्कतें हैं, क्या कारण है कि आए दिन उन लीडर्स को मारा जा रहा है, कहाँ कमी है और किस चीज को ठीक करना है, इन सारी स्थिति पे जो है वो मीटिंग खास करके तो आज जम्मू में मुझे लगता है कि एक और मीटिंग होगी, उसके बाद ही 8 बजे जो है वापस दिल्ली चले जाएंगे। बिल्कुल कोमल, हम देख सकते हैं कि किस तरह से अमित शाह की ये तकरीब वहां पे मुनक्किद की जा रही है। लेकिन अगर इस दौरे की बात की जाए तो काफी ज्यादा हसास इस दौरे को माना जा रहा है। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल इंशा, सिक्योरिटी के बेहद बहुत अच्छे इंतजाम हुए, क्योंकि ये खुद होम मिनिस्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम तो बेहतर होंगे ही। ऐसे भी जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी को लेकर पीछे नहीं हटा है। अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इनकी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के और लेकर कोई कोताही नहीं बरतनी है। लेकिन आज चूंकि होम मिनिस्टर खुद जम्मू के 2 दिन के दौरे पे है, तो पूरे जम्मू में हाई अलर्ट है। और पिछले 7 दिनों से जब से मैसेज आया था कि अमित शाह जी का दौरा है 2 दिन का जम्मू, तो कोई भी एसएचओ जो है वो स्टेशन छोड़ के नहीं जाने की अनुमति थी, उनको भी नहीं जाना है जी की अनुमति थी, उनको भी नहीं जाना है। इवन जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी थे वो भी जो है वो थानों में रहे, ऑफिस में। बहरहाल ये मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट रहा है, इनका विजिट इम्पोर्टेंट है। तो आपको काफी भीड़ नजर आएगी, स्कूली बच्चे इनको देखने आए, चीयर अप कर रहे हैं अमित शाह जी को। जब अमित शाह जी की जो परेड थी उनको देखने आए, चीयर अप कर रहे हैं अमित शाह जी को। जब अमित शाह जी की जो परेड थी उनको चीयर अप किया है स्कूली बच्चों ने। परेड का जो है वो आगाज किया गया और जो कुछ बेवाएं थी, जिनके जो शहीदों की जो पत्नियां थी, उनको भी यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है, सम्मानित किया गया है अमित शाह जी द्वारा। बिल्कुल कोमल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की काबीना के वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तकरीब 11 बजे पंजाब राजभवन में मुनक्किद होगी। आप हुकूमत में 10 अरकान असम्बली वजारती ओहदे का हल्फ लेंगे। इनमें आपके सीनियर लीडर हरपाल सिंह चंपा अहम है। इसके अलावा डॉक्टर बलजीत कौर, हरबच्चन सिंह EDO, विजय सिंगला, लालचंद कंड्रिकचक, गरमीत सिंह मीत, कुलदीप सिंह दहालीवाल, लालजीत सिंह भलर, बरहम शंकर चंपा, हरजोत सिंह भैंस शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब काबीना में वज़ीर आला समेत 18 वज़रा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब 25 मार्च को होगी। इस तकरीब का एहतमाम लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार वजीर आला बनेंगे। योगी आदित्यनाथ की काबीना में बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवान को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम मोदी और अमित शाह शिरकत करेंगे। इस तकरीब में तकरीबन 45,000 लोगों की शिरकत मुतवक्के है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिताब किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की तमाम 9 सीटों पर बीजेपी की जीत तारीखी है। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अतीत, होली की परंपरा कहां से आई? हम सब देखते हैं। हमने कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। इस वक्त आपको कर्नाटक के टमकूर से बड़ी खबर आपको बता दें कि वहां पे बस हादसा पेश आया जिसके दौरान 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, 25 जख्मी हो गए हैं। ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बस उलट जाने की वजह से ये हादसा पेश आया है। प्राइवेट बस में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। ये खबर आपको कर्नाटक के टमकूर से बताई जा रही है जहां पर एक बस हादसा पेश आया। बस उलटने की वजह से ये हादसा पेश आया है जिसमें 8 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया जिसकी वजह से बस उलट गई। प्राइवेट बस में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। ये खबर आपको कर्नाटक के टमकूर से बताई जा रही है जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हुआ है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, बेहद अफसोसनाक खबर। जी देखिए, टुमकुर जिले के पावगढ़ तालुक के पलवल्ली नामी देहात में ये हादसा पेश आया है। इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी तनाव का और अफरा तफरी का माहौल है। जाए हादसे पर 8 अफराद की मौत हुई है
जबकि तकरीबन 25 अफराद जख्मी हुए हैं और जिन्हें फौरी तौर पर टुमकुर के जिला अस्पताल रवाना करने का सिलसिला जारी है। तो कुल मिलाकर ये मुकामी यानी कि निजी बस थी जो देहातों के दरमियान सफर कर रही थी। ये बस जो है होस्कोटे नामी देहात से पावगढ़ की जानिब आ रही थी। तो दरमियान में अचानक ड्राइवर के तवाज़ुन खोने की वजह से बस पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ है। जी, अभी जो जख्मी अफराद बताए जा रहे हैं, क्या उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है? उनकी हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, इसमें जो है तकरीबन 25 अफराद जो जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में बस खचाखच भरी हुई थी। कुल मुसाफिरों की तादाद यहाँ पर अभी पता नहीं लगा है कि कुल कितने मुसाफिर थे, लेकिन बस पूरी तरह फुल थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हादसा पेश आया तो मुकामी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और एम्बुलेंस भी पहुंची और इसी दौरान जो है जख्मियों को फौरी तौर पर ले जाने का सिलसिला जारी है। और इन्हें जो है टुमकुर के जिला अस्पताल में अब भर्ती किया गया है। और साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस और राहत और बचाव का काम भी जारी है। और हो सकता है कि जो जख्मी हैं उसमें मजीद अमवात का अंदेशा है। ताहम अब तक जो है 8 अफराद के इंतकाल कर जाने की खबर है, जिसमें चंद एक स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, ये बात कही जा रही है। जी बिल्कुल रऊफ, बेहद अफसोसनाक खबर है कि जहां पे अब 8 अफराद के हलाकत होने की खबर मौसूल हुई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। अपने देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। हम सभी का आज के दिन यही संकल्प होना चाहिए। सीआरपीएफ केवल एक सीएपीएफ के रूप में नहीं है। देश का बच्चा बच्चा सीआरपीएफ के जवानों की शिस्त, समर्पण, बलिदान और त्याग की भावना की सराहना करता है। बचपन से मैंने देखा है, कोई भी दंगा हो, सीआरपीएफ के जवान आते ही लोगों के मन में ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा, अब परिस्थिति को सीआरपीएफ संभाल देगी। ये आश्वस्ति वैसे ही नहीं होती। अनेक सालों के परिश्रम और उज्जवल इतिहास के आधार पर ये आश्वस्ति होती है। चाहे नक्सल एरिया हो, चाहे कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। आज के दिन ही 1950 के दिन देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष, जिनके कारण आज हम एक अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज दिया था। और आज वहीं से शुरू हुआ ये संगठन 246 बटालियन और 3,25,000 के जवानों के बल के साथ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल बनकर उभरा है, जिसकी विश्वसनीयता न केवल देश, दुनिया में जिसकी विश्वसनीयता का लोहा लेने के लिए एक भी सशस्त्र संगठन तैयार नहीं है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार का एक अद्भुत संगठन आज खड़ा हुआ है। मित्रों, आज जब सीआरपीएफ का स्थापना दिन है,
हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। मैं डॉक्टर बलजीत कौर ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੀ। पंजाब में जिस तरह से 10 काबीनी वज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब इस वक्त मुनाकिद की जा रही है। हल्फ लिया जा रहा है 10 मेंबर्स काबीनी वज़रा की तकरीब इस वक्त हो रही है। एमआईएम बीजेपी को खत्म करने के लिए किसी भी सेक्युलर पार्टी से इत्तेहाद करने को तैयार है। इस तरह का इशारा एमआईएम के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने दिया है। उनका कहना है कि एमआईएम ने हमेशा सेक्युलर कुव्वतों के साथ जाने की कोशिश की है। हाल ही में रियासती वजीर राजेश टोपे से मुलाकात का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा है कि एनसीपी को भी इत्तेहाद की पेशकश की गई है, लेकिन उसका नतीजा मुस्बत निकलेगा इसके आसार नजर नहीं आते। ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत के आई, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर एमआईएम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि एमआईएम की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इम्तियाज जलील की राजेश टोपे से हुई मुलाकात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के फैसले का उन्हें इंतजार रहेगा। उधर संजय रावत का कहना है कि अघाड़ी में किसी और पार्टी के लिए जगह नहीं है। उन्होंने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। इस पूरे मामले पर हम अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से बात करेंगे। वसीम अंसारी, ये बताए कि बीजेपी को खत्म करने के लिए एमआईएम किसी भी सेक्युलर पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। इम्तियाज जलील का बयान। देखिए, बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। इम्तियाज जलील ने जिस तरह से बयान दिया, एमआईएम ने अपना जो गेंद है वो सामने महाविकास आघाड़ी की सरकार के सामने फेंक दिया है, क्योंकि महानगर पालिका के बड़े चुनाव यहाँ होने हैं और साथ ही जिस तरह से विधानसभा चुनाव की भी पार्टियां तैयारियों में जुटी है, इस उम्मीद पे कि अगर ये तीन दल जो तीन विचार के अगर एक साथ नहीं चलते हैं तो आने वाले दिनों में चुनाव हो सकता है। ऐसी बहुत सारी महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचलें रोज़ाना देखने को मिलती है और ऐसे में इम्तियाज जलील का ये प्रस्ताव अपने आप में बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए उस दौरान जो यूपी में शिकस्त
खानी पड़ी है, खास करके समाजवादी पार्टी को। तो ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं एमआईएम फैक्टर लॉस की वजह से सबसे ज़्यादा झटका समाजवादी पार्टी को मिला है। साथ ही जिस तरह से संजय राउत ने भी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र भी किया कि जिस तरह से पिछले जो चुनाव हुए उस चुनाव में चाहे यूपी की बात करें या बंगाल में जिस तरह से चीज़ें सामने आई और कितना बड़ा फैक्टर एमआईएम का दिखाई देने लगा, लेकिन इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि शिवसेना की तरफ से कि जिस तरह से एमआईएम की काम करने की पद्धति है और जिस तरह से वो जिन मुद्दों पर चलते हैं वो उनके साथ मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसे वक्त में उनको अपने साथ लाना ठीक नहीं और ना उनके साथ वो लाएंगे। इस प्रस्ताव को शिवसेना ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया और ये बात खुद इम्तियाज़ जलील भी जानते हैं कि शिवसेना इस प्रस्ताव को नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख करके एक राजनीतिक कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार कर दिया। ये बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कि हमने महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, एनसीपी है, कांग्रेस है, इनके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें इस पूरे गठबंधन से दूर रखा है, तो अब उन पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। अब इस मुद्दे को एनसीपी किस तरीके से लेती है या फिर कांग्रेस के जो आला नेता है वो किस तरह से लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में एमआईएम के साथ एक रणनीति तय करने की कोशिश की जाती है, अगर की जाती है तो क्या शिवसेना इस पर मानेगी या नहीं मानती है तो उसे मनाने की कोशिश की जाएगी? क्या कुछ हिकमत अमली रह सकती है कि एमआईएम किस तरह से अपना कदम जो है वो जमा सकती है? चूंकि बेहद अहम मामला है, बेहद बड़ी खबर है कि अगर उन्होंने अपना कदम जमा लिया तो बहुत कुछ आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े नताइज भी सामने आ सकते हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया कि एमआईएम ने जिस तरह से शुरुआत की थी महाराष्ट्र में और इससे पहले वाले जो चुनाव हुए थे उस दौरान उनके पास 2 विधायक चुन के आए थे। अब उनकी जो ताकत है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब उनके पास 2 विधायक और एक सांसद है महाराष्ट्र में, तो ये ताकत धीरे धीरे महानगर पालिका हो या स्थानीय चुनाव हो वहाँ पर भी देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप कर रही है दूसरी पार्टियों पर, तो एक नतीजा साफ तौर पर यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एनसीपी के जो वोटर्स हैं उन पर सेंध लगते जा रहा है और वो कहीं एक डाइवर्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है एमआईएम की तरफ। तो ऐसे वक्त में जब 3 से 4 पार्टियां जिसके वोट बैंक सेम हो और उसमें जब कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसका असर या सीधा पार्टियों पे दिखाई देता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नजर आता है। लेकिन एमआईएम अपनी जो एक उम्मीद के साथ एक ताकत बना रही है खास करके महाराष्ट्र में और ऐसे में जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं वो रहना चाहती है और ये बताने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त एमआईएम की उम्मीद जो है वो बांधी हुई लगती है, उन्होंने काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो लगाई हुई है। अब आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि उनकी किस तरह से अपनी जो पेशकदमी है वो किस तरह से बरोएकार आएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का मामला है। हाफिज सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ इल्जामात वाज़ेह करने की हिदायत दी गई है। एनआईए कोच का यूएपी के तहत इल्जामात वाज़ेह करने का हुक्म। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ भी इल्जामात तय करने की हिदायत जारी की गई है, जिनमें यासीन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्जामात वाज़ेह किए जाने पर हुक्म दिया गया है। यूएपीए कोर्ट ने इस तरह का हुक्म जारी किया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी फंडिंग के मामले से ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां हाफिज सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ इल्जामात वाज़ेह करने की हिदायत जारी की गई है। एनआईए कोच का यूएपीए के तहत इल्जामात वाज़ेह करने का हुक्म जारी किया गया है। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ भी इल्जामात तय करने की हिदायत जारी की गई है, जिनमें यासीन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्जामात वाज़ेह किए जाए। यूएपीए के कोच ने इस तरह का हुक्म जारी किया है।